पूरी जर्नी में सर क्या-क्या स्ट्रगल्स और हर्डल्स रहे आपके? उस बैच में हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर में। किन पैरामीटर्स पे उनको सेलेक्ट करना चाहिए? सर की एक अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी जब जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स अभी हैं, उनको अगर एक मैसेज देना चाहें, तो उनके लिए लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। देन आपने फर्दर सब इंस्पेक्टर की तरह ज्वाइन किया। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट है पंकज कुमार सर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं CISF LDC में 2020 में एंड ही इज़ करेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। वेलकम सर टू दिस सेशन। थैंक यू। एंड आज हम इस सेशन में आपकी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जर्नी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंस्पायरिंग रहेगी जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और एज एन ऑफिसर अपने आप को सिलेक्टेड देखना चाहते हैं। सर आपकी जर्नी जैसे हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही। आपने पहले एक इनिशियली कांस्टेबल के तरीके से वर्क किया, देन आपने फर्दर सब इंस्पेक्टर की तरह ज्वाइन किया एंड देन लेटर ऑन आपने एज एन AC इसको एकम्प्लिश किया। तो सर कैसा रहा ये सारा आपका पूरा जर्नी? जर्नी काफ़ी टफ रही हमारे लिए और इनिशियली मैं 2007 में कांस्टेबल में इसी फोर्स में आया था। फिर 2013 में मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के थ्रू SI बना था और फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू जो LDC एग्ज़ाम होती है फॉर असिस्टेंट कमांडेंट, उसके थ्रू मैं 2021 में असिस्टेंट कमांडेंट बना था। तो इस पूरी जर्नी में सर क्या-क्या स्ट्रगल्स और हर्डल्स रहे आपके? फैमिली प्रेशर भी, सराउंडिंग प्रेशर भी एंड ऑल, आपकी खुद की प्रिपरेशन में टाइम कितना दे पाना, ये सब कुछ बैलेंस करना, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वर्क कर ही रहे थे साथ में, ऐसा भी नहीं कि आप ओनली एज एन एस्पिरेंट इसमें थे। तो ये सब आपने कैसे किया? जब मैं इनिशियली सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहा था तो उस टाइम पे उतने ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह नहीं थी, तो जो मटेरियल्स थे और जो नोट्स थे वो मुझे कहीं और से मंगाने पड़ते थे। तो उसके कई बार ऐसा हुआ कि नोट्स के लाने के लिए मुझे छुट्टी जानी पड़ती थी। तो मेरी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में थी, फिर मेरे को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करके नोट्स लाने के लिए और किताबें लाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए जानी पड़ती थी। तो उस टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन इतना नहीं था, बट जब मैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कर रहा था तब तक ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी फ्लरिश कर चुका था, तो उसमें मैं ऑनलाइन पढ़ लिया। चैलेंजेस क्या रहा कि इस बीच में मेरी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो काफ़ी मतलब टफ रहा हमारे लिए कि वर्क लाइफ को बैलेंस करना। हालांकि मेरी वाइफ का काफ़ी सपोर्ट रहा इसके प्रति और उन्होंने ये इंश्योर किया कि मुझे मतलब घर से ज़्यादा कुछ जिम्मेवारी ना मिले, बच्चों का अच्छा टेक केयर किया उन्होंने, तो उनका काफ़ी सपोर्ट था इस जर्नी में। आपकी पूरी इस जर्नी में काफ़ी सारे मेंटर्स ने, काफ़ी सारे लोग ने आपको और भी सपोर्ट किया हुआ है, तो आपने फैमिली का बताया, तो इसमें भी कैसे कैसे सबका योगदान रहा? डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन से मैं डिफरेंट मीडियम से यूट्यूब के तहत और गूगल से एजुकेशन प्राप्त कर रहा था। इंटरव्यू कोचिंग के लिए मुझे किसी जो हमारे प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उन्होंने संजीव सर के बारे में बताया था और मैं 2020 में मैं कबीर सर के पास गया था। उस बैच में हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर में और फाइनल सिलेक्शन में 1.25 मार्क्स से मैं रह गया था। तो वहाँ पे मुझे इंटरव्यू की गाइडेंस संजीव सर से मिली थी और जो इनिशियल जब मैं उनके पास फर्स्ट मॉक इंटरव्यू दिया था उसमें मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे, बट इनका जो ग्राइंडिंग था उसके कारण मैं उस टाइम पे इंटरव्यू में 136 मार्क्स किया था कलेक्ट। तो वो जर्नी में संजीव सर का काफ़ी योगदान रहा, कैरियर क्वेस्ट का काफ़ी योगदान रहा। तब इनिशियली उस टाइम पे ये मुखर्जी नगर में हुआ करता था। सर की एक अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी, जब सेकंड ईयर में इनका कैंपस राजेंद्र नगर में चला गया और मैं सेकंड टाइम फिर सिलेक्ट हुआ, तो मैं सर के पास मॉक देने के लिए गया, तो इन्होंने ऑनेस्टली बोला कि आपको क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसे जगह पे ये होता है कि लोग पैसे के लिए आपको बोल देते हैं कि आप हमारे पास क्लासेस ले लो और भी ज़रूरत है, बट इन्होंने ऑनेस्टली बोला कि यू डोंट नीड एनी क्लासेस, आप काफ़ी मैच्योर हो। तो मॉक वगैरह दे के ही सेकंड टाइम पे मैंने रिपीटेशन किया, क्लासेस दोबारा मैंने नहीं लिया। पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में इंटरव्यू गाइडेंस की ज़रूरत क्या होती है कैंडिडेट्स को? अगर आप जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स अभी हैं उनको अगर एक मैसेज देना चाहें इस इंटरव्यू गाइडेंस पर। इंटरव्यू गाइडेंस काफ़ी ज़रूरी होता है। जनरली लोगों को लगता है कि उनको इंटरव्यू गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है।
कई लोगों से मैं चूँकि अभी असिस्टेंट कमांडेंट हूँ तो कई लोगों से ये किया है, तो उन्होंने उनका ये कहना था कि फ़र्स्ट टाइम में उन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस नहीं लिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड टाइम में उन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस लिया और इंटरव्यू गाइडेंस में उनके अच्छे मार्क्स आए। इन कई लोगों से जो बात होती है वो बताते हैं। तो इंटरव्यू के लोग हल्के में लेते हैं कि बातें कर लेंगे तो हो जाएगा, बात ही तो करनी है, बट बात करना और एक बात तरीके से बात करना, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है ना, वो मैटर करता है। जब तक मैं इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मैं भी नहीं आया था तब तक मुझे भी लगता था कि इंटरव्यू ये है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग है, बट वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। जनरली लोगों का परसेप्शन यही होता है कि जो पूछेंगे उनका जवाब दे देंगे, बट अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है ना जी। जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाएं घर में होती हैं तो मेकअप करके जाती हैं, तो इंटरव्यू इज़ लाइक दैट, आप मेकअप करके जा रहे हो। वेल सेड। तो इसकी प्रिपरेशन की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, इसमें मतलब एस्पिरेंट्स को काफ़ी स्टार्टिंग से ही सब कुछ तैयार रखना चाहिए अपना, ऐसा नहीं कि अपने लास्ट डेज में ही सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हार्मफुल हो सकता है कैंडिडेट्स के लिए। अभी जो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब इंटरव्यू के लिए मैं गया था तो उस टाइम पे तो मैं मतलब 3 महीने पहले ही गया था, बट जो दूसरी बार मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था तो मैं जानता था कि एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा, बट इंटरव्यू का जो है ना, आपका परसेप्शन उस हिसाब का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचते कुछ और हो और आप अपने आप को प्रेजेंट कुछ और कर दोगे, ये हो नहीं सकता वहाँ पे जी। आप जैसे रहोगे, अगर आप जैसे लेफ्ट विंगर हो या राइट विंगर हो या सेंट्रल हो तो आपकी वो आंसर्स में दिख जाएंगे, वहाँ आप छुपा नहीं सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों के सामने या सोसाइटी में कुछ और रहोगे और इंटरव्यू बोर्ड के सामने कुछ और रहोगे। तो आपको न्यूट्रल होना है, आपकी लाइफ में न्यूट्रल होना है, तभी आप वहाँ पे आप अपने आप को वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप को फेक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन अभी बूम तो हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देख के ही उनका पूरा इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, तो क्या ये बात सही है या उनको एक मेंटर की ही ज़रूरत पड़ती है? वीडियोस देख के मेंटर आपको करेक्शन के लिए, आप क्या गलत कर रहे हो, वीडियो देख के आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। मान लिया वीडियो देख के आपको गाइडेंस मिल जाएगा, बट आपको करेक्ट कौन करेगा? वीडियो देखने से आपको कोई करेक्ट करने वाला नहीं होगा। आप कहाँ गलत जा रहे हो ये आपको कौन करेगा? तो इसके लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। फीडबैक जो एक मेंटर देगा, उन फीडबैक्स को आप एसोसिएट करके फिर इम्प्रूव कीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सारे कैंडिडेट्स के लिए भी। इससे साथ में जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, ये भी हमको हमारी मिस्टेक्स को इम्प्रोवाइज करने का मौका देते हैं। तो ये सारा रहा। आप अभी जो करंट एस्पिरेंट्स हैं जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप इनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी स्ट्रैटेजी में क्या करें, क्या ना करें, और कैसे पूरा सब कुछ एग्जाम की तैयारी रखें? जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा, जनरली फोर्स की जॉब में यही होता है कि टाइम नहीं होता है, बट वो टाइम हमें निकालना पड़ता है। टाइम 8 आवर्स की ड्यूटी के बाद भी हमारे पास 16 आवर्स होते हैं, उसमें 6 घंटे की स्लीप के अलावा आपके पास काफ़ी टाइम है, तो जनरली 5-6 घंटे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर लोग बोलते हैं कि जनरली लोगों को जो मेरे से भी पूछने आते हैं ड्यूटी में यहाँ पे, तो बोलते सर टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं। तो इसी टाइम से हमारे यहाँ से हमारी फोर्सेस में कई लोगों ने सिविल सर्विसेज भी क्रैक करा है, कई लोग IAS बने हैं। तो टाइम का रोना ना रोएं, टाइम का बहाना ना बनाएं पढ़ने के लिए, वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। इसके लिए वही बोला कि टाइम निकालने में आपका फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, डिपार्टमेंट का सपोर्ट ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती है, ये सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर पाओगे जॉब में, तभी एग्जाम क्रैक होता है। तो आपके अकॉर्डिंग फिर क्या क्या एसेंशियल क्वालिटीज होंगी एक ऑफिसर बनने में? क्योंकि अब तो आप एक सिलेक्टेड एक वर्किंग ऑफिसर हैं, इतने साल से आपने एक एज एन ऑफिसर भी लाइफ देखी है, तो आप क्या एसेंशियल क्वालिटीज कह सकते हैं कि एक कैंडिडेट के पास वो होनी चाहिए? एज एन ऑफिसर मेनली हमें होती है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग आपको हो सकता है कई बार कई चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं, कई चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो बट हमें क्या है डिसीजन लेना पड़ता है। तो एज ए लीडरशिप आगे बढ़ना है, लोगों की समस्याएं समझनी है, उनको सॉल्व करना है, और कभी ऐसा क्रिटिकल टाइम आया तो क्रिटिकल डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हमारी लीडरशिप और जो स्किल्स हैं वो काम आते हैं जी। बाकी आपका पूरा जॉब प्रोफेशन अभी कैसा चल रहा है, क्या सब कुछ है इसमें, थोड़ी डिटेल्स हमारे जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं इनको भी और व्यूअर्स को दीजिए। ऑल आर गुड, और अच्छी चल रही है जर्नी हमारी, और आई एम क्वाइट एंजॉयिंग माई सर्विसेज।
wherever I'm posted, whatever the duty I am doing, so I'm enjoying that. तो काफ़ी एडवेंचरस होगा ये सारा कुछ, हमको सुनने में यही रहता है कि, और जानने में लगता है कि हाँ, once you are there in forces एक अलग ही एडवेंचरस लाइफ रहेगी। एडवेंचर है वो, अभी मैं मैच्योरिटी के एज पे आ चुका हूँ, तो ये मतलब हमारी कमिटमेंट से प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं जी। तो मेरी फैमिली और मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, एजुकेशन उनकी अच्छी है, और डिफरेंट प्लेसेस पे हमारी जो पोस्टिंग्स होती हैं, तो उसके कारण हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज को डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया घूमने का, सीखने का, और अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का, अलग अलग कल्चर सीखने का वो मौका मिल जाता है। तो ये एडवेंचर तो है, डेफिनेटली एडवेंचर है हमारे लिए, कि जैसे आई एम फ्रॉम बिहार और मुझे तमिलनाडु में सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो आई एम क्वाइट फ्लुएंट इन तमिल एंड लोकल लैंग्वेजेज ऑल्सो। तो अब मेरी बेटी भी अच्छी तमिल बोलती है और सीख रही है, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो डिफरेंट कल्चर से हैं, सीख रहे हैं, वो उनके लिए अच्छा है। जी सर। और बाकी अभी आप फिर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रख पाते हैं अपना, बिकॉज वंस इन फोर्सेस यू हैव टू बी ऑन योर टोज, तो ये सब भी कैसे हो पा रहा है, एंड आप अपने मेंटली टू बी काम एंड कंपोज्ड, ये सब कैसे हो पाता है? वर्क लाइफ बैलेंस, अभी ये जॉब हमने चुनी है जी, जॉब हमने चुनी है, हमने ऑप्शंस भरा था, हमने भरा था, तो वर्क लाइफ बैलेंस को हमें ही मैनेज करना है। तो मुझे अगर कोई चैलेंजेस आता है लास्ट, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ एज एन ऑर्डर, मैंने चुनी है, ये मेरा ही किया हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट करनी है। सिमिलरली इसी हिसाब से मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों को समझाता हूँ कि ये लाइफ है हमारी, और इसको अगर स्ट्रेस लेके करेंगे, इन चीज़ों के लिए अगर आप तनाव लेंगे तो और भी ज़्यादा होगा। तो इसको मैं एंजॉय की तरह लेता हूँ, और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेरी बहुत अच्छी चल रही है जी। इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके चले, एंड उस पर हम खुद को सेल्फ इम्प्रूव करते रहे डे बाय डे। इट वॉज वेरी गुड। ऑल्सो सर, एज एन असिस्टेंट कमांडेंट अभी आप देखे जाएंगे, तो क्या आप बाकी सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जैसे काफ़ी सारा CAPF का भी एग्जाम होता है, वहाँ भी फॉर असिस्टेंट कमांडेंट स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी प्रेफरेंस फिल करना होता है, एंड जैसा कि आप यहाँ भी डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे किन पैरामीटर्स पे उनको सेलेक्ट करना चाहिए, ये सारा इस पर अगर थोड़ा सा गाइडेंस दे चाहें। जनरली मेरा इस ऑप्शन में जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप जब भर रहे हो तब आप 21 साल के 20 साल के हो, उस टाइम पे भर रहे हो, बट अगर आप ऑप्शंस भर रहे हो तो आप अपनी इंटायर लाइफ को एक बार पिक्चराइज करके कि आफ्टर द एज ऑफ 30 आप क्या चाहते हो, आफ्टर एज ऑफ 40 आप क्या चाहते हो, वो सारी चीज़ें कंसीडर करके भरो, ना कि आप अपनी प्रेजेंट एज कंसीडर करके भरो। मेरा जो भी इंटरेक्शन इसमें लोगों के साथ हुआ है, तो उनमें से कई लोगों ने अपनी चॉइसेस को लेके रिग्रेट करी है, तो वो आप भर रहे हो तो अपनी इंटायर लाइफ को कंसीडर करो, ना कि प्रेजेंट टाइम को। आप हमेशा 21 साल के नहीं रहोगे, आप एक बार 30 साल के हो गए, तो ये कंसीडर करके आप अगर फॉर्म ऑप्शंस भरे तो अच्छा होगा आपके लिए। तो एक फार फेचिंग हमारे को व्यू रखना चाहिए, बिल्कुल, नॉट जस्ट अभी नैरो तरीके से। बट मैंने देखा है कई लोग अभी भी मतलब 21 साल का एज के कारण ही वो भर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। जी जी जी। बाकी सर, पूरी जर्नी में हम कैसे खुद को मोटिवेटेड रहें, क्या कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, जिससे सारा किसी भी लाइफ की स्टेज में है, तो ये असेंशियल क्वालिटीज़ हमको चाहिए, डिसिप्लिन और मोटिवेटेड रखना। तो एज एन ऑफिसर भी आप इस सबको कैसे रख पा रहे हैं? मोटिवेशन रखना ये काफ़ी टफ होता है, जो कि मेरी जर्नी है। मैंने एक स्टेप पहले चढ़ा था, एक कांस्टेबलरी से सब इंस्पेक्टर में आया था, तो उसके बाद भी अपने आप को मोटिवेट करना तो काफ़ी मुश्किल होता है ये। बट उसके लिए मैंने अपने रूम के वॉल्स पे अपने गोल्स को लिख रखा था, हर जगह पे जहाँ पे मैं अपने आप को विजुअलाइज करता था, मोबाइल की जो स्क्रीन्स हैं इन चीज़ों पे, और मेरा गोल सेट था। और इन चीज़ों के लिए मैं हर दिन अपने आप को मतलब एक बार रीग्रुप करके, और जो पहले के सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स थे उनसे बात करके, कभी कभी डाउन होता था, मुझे लगता था कि यार बहुत हो गया। तो वैसे टाइम पे अपने जो मेंटर्स थे, संदीप सर को भी और कई भी लोगों को, जो भी जिनसे सीनियर से गाइडेंस लिया था, उनसे बात करता था, मोटिवेट होता था। तो मैं तो अपने आप को इसी टाइप से मोटिवेटेड रखता था। जी सर। सर, एक फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, और बाकी जो LDC एस्पिरेंट्स अभी आपको देख रहे हैं, इन सभी को? उनके लिए यही है कि आप, जो मैंने बोला कि टाइम कम है, ये काफ़ी दिक्कतें होती है लोग को, बट उसमें से अपने लिए टाइम निकालिए, मोटिवेटेड रखिए, वर्क हार्ड रखिए। तो मुझे ये लगता है कि इफ़ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड ऑल योर व्यूज़। थैंक यू।